तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बैठे होंगे और अपना अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का जितना भी क्वेश्चन आंसर बन पाएगा उन सभी क्वेश्चन आंसर को हम करेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब की क्लास की शुरुआत करते हैं और बने रहेगा हमारे साथ अंत तक। पहला सवाल है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? आंसर देखिए, बोले कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया संपादित की जाती है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंतर्गत विभिन्न तरह के कार्यों को किया जाता है, जैसे में कृषि किया जाएगा, व्यापार होगा, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार। ठीक है, आदि दूसरे और लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था क्या है? मतलब एक ऐसा सिस्टम जो विभिन्न तरह की आर्थिक क्रिया संपादित भी करती है और दूसरे लोगों को रोजगार भी देती है। तो इस तरह की क्रिया को कहा जाता है अर्थव्यवस्था। बड़े की आवश्यकता की संतुष्टि हो तो देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय कर सके। देखिए रीजन क्या है कि अगर आपके पास कुछ इनकम रहेगा, ठीक है, तो ही आप किसी चीज में उसको इन्वेस्ट कर पाइएगा। जब आप इन्वेस्ट कर पाइएगा तो ही आप बेनिफिट कमा पाइएगा। सवाल नंबर 2, बड़े की मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो बोले कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। ठीक है, मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था शामिल हो, वैसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का संयंत्र सरकार तथा निजी व्यक्ति के पास होता है। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था पूंजी तथा सामर्थ्य के बीच का रहता है। अगर इसका एग्जाम्पल में आप पूछेगा तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं भारत। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? ऐसी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के जो साधन होंगे उसमें दोनों का अधिकार होगा। सरकार का भी अधिकार होगा और लोकल पब्लिक या पर्सन या किसी प्राइवेट कंपनी का भी अधिकार होगा। सतत विकास क्या है? बोल रहा है कि सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा विकास जो कि जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। सतत विकास एक समझिए एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें कोई भी चीज किया जाता है तो कोई भी कार्य करने से पहले एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो हमारे वर्तमान के अलावा हमारे आने वाले फ्यूचर को भी प्रोटेक्ट कर सके या वो भी उस चीज का लाभ उठा सके। ठीक है, उसके बाद पॉइंट पे आते हैं आर्थिक नियोजन। और आर्थिक नियोजन क्या है? तो देखिए बोले कि आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय में उपयोग करना। ठीक है, तो एक आर्थिक नियोजन को योजना आयोग ने इस प्रकार परिभाषित किया है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न, देखिए आर्थिक नियोजन मतलब समझिए देश के अंदर या देश की उपयोगिता के लिए जितनी भी जरूरी संसाधन हैं उसको एक निश्चित तौर पर उपयोग करना और कब कहाँ किस हद तक उपयोग करना है ये डिसाइड करने का उसका कार्य है। नेक्स्ट सवाल है, मानव विकास रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या कहती है? बोले कि मानव विकास रिपोर्ट या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसी रिपोर्ट जिसमें विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनके इसको उनकी कर लीजिएगा, उनके स्वास्थ्य स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय शामिल होती है, वैसी रिपोर्ट को कहा जाता है मानव विकास रिपोर्ट। मतलब एक ऐसी रिपोर्ट जारी की जाती है, किसके द्वारा ये जारी की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाएगी? यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसको नाम दिया जाता है मानव विकास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में किन किन चीज पर ध्यान दिया जाता है? फैक्ट समझेंगे। पहला दिया जाता है किसी भी लोग के शैक्षिक स्तर क्या है, उनकी स्वास्थ्य कितनी है, उनकी स्थिति कैसी है और प्रति व्यक्ति है क्या है। नेक्स्ट सवाल में आधारित संरचनाओं पर प्रकाश डाले, मतलब आधारित संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर की विकास पद्धति क्या है? तो समझिए, बल्कि आधारित संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। आधारित संरचना देश के हर एक संसाधन के अंदर शामिल हो सकते हैं, जैसे में बिजली है, परिवहन है, संचार है, बैंकिंग है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल, ये सब क्या है? ये सब देश के आर्थिक विकास है। इनके आधार पे ही या इनके होने से ही देश में आर्थिक विकास हो सकता है। बोला है कि किसी देश के आर्थिक विकास में आधार संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक विकसित होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। मतलब बोला कि जिस भी देश के अंदर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, जितने भी उद्योग होंगे, जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्री होंगे, वह देश उतना ज्यादा विकसित रहेगा। क्योंकि सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं मिल पाती और सरकारी नौकरी ना मिलने के कारण जब लोगों के पास एक उम्मीद बचती है तो वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं। बड़े क्वेश्चन नंबर 7 बोले एक अर्थव्यवस्था के कार्यों का संक्षेप में उल्लेख करें। आगे समझिए,
बोले एक अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना है। मतलब एक अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य क्या है? इंसान की जरूरत के हिसाब से चीजों को बनाना ताकि वो इसका उपयोग कर सके और अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। वैसे कृषि एवं उद्योग इन सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इन कार्यों के संचालन के लिए सहायक संस्थान जैसे पूंजी, ढांचा, सामाजिक और आर्थिक सहायता ये आधार संरचना होती है। ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था या किसी भी कार्य को करने के लिए आपको दो तीन चीज चाहिए, जैसे श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, निवेश चाहिए। इन सब चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 लोगों में बोले कि राष्ट्रीय आय क्या है। दो चीज समझेंगे, इसमें दो क्वेश्चन है। पहले हम बोले राष्ट्रीय आय क्या है, तो इसको समझेंगे। ठीक है, बोले कि राष्ट्रीय आय किसी देश के अंदर एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य है। ठीक है, जिससे विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल होते हैं। मतलब कोई भी देश एक साल के अंदर जितना भी रेवेन्यू कमाता है, चाहे वो देश के अंदर का हो या देश के बाहर का हो, तो रेवेन्यू उस देश के विकास में काम आता है, उसे कहा जाता है राष्ट्रीय आय। बोले कि क्या यह दो देशों के विकास के स्तर की तुलना करने से प्राप्त है? बोले कि राष्ट्रीय आय से देशों के आर्थिक विकास के स्तर की तुलना करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जनसंख्या असामान्य हो सकती है। इसलिए दो देशों के विकास के स्तर की तुलना, इसको तुलना करेंगे, करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। देखिए रीजन क्या होता है ना, जैसे हम दो तीन फैक्ट पर अगर हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय क्यों ऐसा नहीं हो पाएगा, कि अगर हम भारत की तुलना किसी छोटे से जापान से कर दे तो हम यहाँ पे कहेंगे भाई जापान की तो प्रति व्यक्ति बहुत ज्यादा है। रीजन है क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कम है। जहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगा वहाँ पे दिक्कतें होंगी। जहाँ पे बहुत ज्यादा, आप समझिए भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद भी यहाँ पे दिक्कतें होती हैं, असमानताएं हैं। उन सब चीज को साथ लेकर चलना कोई आसान काम नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, बोले कि विश्व बैंक विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? इस मापदंड की क्या सीमा है? तो बोले कि विश्व बैंक विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग प्रमुख मापदंड के रूप में 2006 के अपने विश्व विकास प्रतिवेदन में किया। 2004 में जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक थी उन्हें समृद्ध देश, तथा जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय वार्षिक आय जो थी 37,000 रुपये था उन्हें निम्न आय वाले देश में बांटा गया। देखिए रीजन समझिए, दो तरह की कैटेगरी बांटी गई। पहला बांटा गया कि वैसे देश जिनमें लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 4,53,000 थी उनको विकसित माना गया, और वैसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये या इससे कम थी उनको निम्न स्तर का देश माना गया, मतलब निचला देश माना गया। तो ये जो सीमाएं होती है ये डिसाइड करती है कि किस देश को किस किस कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। बोले कि औसत अथवा प्रति व्यक्ति आय क्या है? बोले कि देश की कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय में भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय अथवा औसत आय कहते हैं। ठीक है, क्या क्या कह रहा है? देश की कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय में भाग देने पर, ठीक है, अब मान चलिए कि देश की कुल जनसंख्या हमारे पास 100, ठीक, राष्ट्रीय आय हमारे पास 5, इसको भाग दे दो, ये कट गया 20, तो ये जो 20 निकले ना ये मेरा निकला प्रति व्यक्ति है। मतलब एक व्यक्ति की मिनिमम जो मंथली है वो कितनी है? 20 रुपए। उसके बाद बोले कि विश्व बैंक इस आधार पे उच्च आय वाले देश और निम्न आय वाले देश के रूप में देशों का वर्गीकरण करते हैं। उच्च आय वाले देश मतलब ऐसे देश जो डेवलप हो चुके हैं, मतलब जिनको अब विकास की जरूरत नहीं है, वो विकास पूर्ण रूप से कर चुके हैं। और निम्न आय वाले देश मतलब विकासशील देश, ऐसे देश जो अभी विकास कर रहे हैं, जिनमें विकास की दर बढ़ रही है कि वो दिन प्रतिदिन विकास को कर रहे हैं। ठीक है, ये लघु खत्म हो चुका, तो अब हम आते दीर्घ की तरफ। पहले बोले कि आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास में क्या अंतर है, तो ये समझिए। तो आर्थिक विकास का अर्थ है देश की प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों के कुशलतम प्रयोग द्वारा राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय, सॉरी, राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि करना। मतलब आर्थिक विकास कह रहा है कि या तो प्राकृतिक साधन से, मानवीय साधन से, किसी भी तरह से जो देश के अंदर जो भी व्यक्ति है उनके प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना है। इस तरह आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता को ऊंचा प्राप्त करना। ठीक है, अगर आपने सिंपल सा सवाल पूछे कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों में उत्पादकता के स्तर को बहुत ही ज्यादा ऊंचा करना है। बोले कि मौद्रिक विकास के अंतर्गत मुद्रा के प्रादुर्भाव से आधुनिक मुद्रा के प्रचलनता के काल को सम्मिलित करता है। मौद्रिक विकास के अंतर्गत कहाँ से सम्मिलित करना है? जहां से कोई कौड़ी चलना शुरू होता है वहां से लेके वर्तमान समय तक की जो काल है उसको उसमें शामिल किया जाता है। बोले कि मुद्रा के आगमन से पूर्व वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। ठीक है, बोले कि जब पैसे नहीं आए थे या पैसे नहीं थे तो उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। एक ऐसा प्रचलन जिसमें एक वस्तु के बदले देकर किसी दूसरी वस्तु का लेन देन या आदान प्रदान किया जाता था। इसके बाद सिक्कों तथा कागजी मुद्रा प्रचलन में आया। वास्तविक में प्लास्टिक जैसे एटीएम क्रेडिट कार्ड का प्रचलन है।
ठीक है, तो समय लगता है, किसी भी चीज के बदलाव में बहुत ज्यादा समय लगता है। नेक्स्ट सवाल करें कि विकास की अवधारणा को स्पष्ट करें, किस आधार पर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कहा जाता है। मतलब बोले कि कैसी अवधारणा स्पष्ट करें कि आप कैसे क्लियरिफिकेशन कीजिएगा कि कोई देश विकसित कैटेगरी के अंदर है या कोई देश अविकसित कैटेगरी के अंदर है। तो जन समझिए पड़े कि आर्थिक विकास की कई अवधारणा है तथा इनके क्रमिक विकास हुआ है। प्रारंभ में आर्थिक विकास का अर्थ उत्पादन एवं आय में होने वाली वृद्धि से लगाया जाता है। ठीक है, प्रारंभ में कैसे लगाया जाएगा कि जितना भी उत्पादन और आय में जो वृद्धि होगी उससे लगाया जाएगा। तो एक अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक विकास का अर्थ देश के प्रकृति एवं मानवीय साधनों के कुशल प्रयोग द्वारा राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति वस्तु आय में वृद्धि करना है। ठीक है, आर्थिक विकास का अर्थ है, आर्थिक विकास का अर्थ है देश के प्रकृति एवं मानवीय साधनों के कुशल प्रयोग द्वारा राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति वार्षिक आय में वृद्धि करना। मतलब किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय आय में वृद्धि, जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। ठीक, परंतु कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि आर्थिक विकास का सूचक नहीं है। कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि अगर किसी की व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो वो कोई विकास का सूचक नहीं है। किसी राज्य का आर्थिक विकास राष्ट्रीय आय का वितरण, नागरिकों के सामान्य जीवन में सुधार एवं आर्थिक कल्याण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट सवाल, कि विकास के लिए प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न मापदंड और संकेतों का उल्लेख करें। सवाल यह है कि विकास के लिए जो भी मापदंड इस्तेमाल किए जाते हैं या जो भी संकेत प्रयोग में लाया जाता है उसके बारे में चर्चा करें। तो देखिए बोले कि राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि आर्थिक विकास को नापने के लिए महत्वपूर्ण मापदंड है। हम कैसे मापेंगे, या तो प्रति व्यक्ति आय से मापेंगे या फिर राष्ट्रीय आय से मापेंगे कि किसी भी देश के को इतना खुशहाल है, कितना उसकी जीडीपी है, कितना उसकी एनएनपी है, कितना उसका मतलब बजट है, क्या है। तो परंतु इनमें कुछ कमियां हैं। प्रति व्यक्ति आय या औसत आय द्वारा दो या दो से अधिक देशों के विकास के स्तर की तुलना करते हैं। प्रति व्यक्ति आय के वितरण की असमानता छिपा देते हैं। देखिए राष्ट्रीय आय से देश की तुलना कर सकते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में तो काफी ज्यादा अंतर हो जाएगा। ये जो नहीं कि राष्ट्रीय आय में जो देश बहुत ज्यादा बेहतर उसकी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा बेहतर होगी। लेकिन इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय की सीमितताओं के कारण आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कुछ वैकल्पिक संकेतों का विकास किया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, कि विकास की धारणीयता क्यों आवश्यक है। विकास का वर्तमान स्तर किन कारणों से धारणीय नहीं है, ये समझे। आर्थिक विकास को मापने के लिए किसी देश की आर्थिक विकास की धारणीयता को भी समझना आवश्यक है। विकसित देश विकास की प्रक्रिया में विकास का स्तर ऊंचा करने का या ठीक के स्तर को भावी पीढ़ी बनाए रखने का प्रयास करें। दो तीन तरह के देश होते हैं, पहला विकसित देश, दूसरा विकासशील देश और तीसरा अविकसित देश। विकसित देश मतलब ऐसे देश जो पूर्ण से डेवलप हो चुके हैं, अब उनको कुछ खास इसकी जरूरत नहीं है। विकासशील देश जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिनमें भी कार्य चल रहा है डेवलप होने पर। अविकसित देश जो बहुत ज्यादा संसाधन में किसी मामले में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। बड़े लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार विकास का वर्तमान प्रकार असर धारणीय नहीं है। इसके निम्नलिखित कारण है। कारण क्या है कि आइए ध्यान देते। पहला, आर्थिक विकास और औद्योगिकरण के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। अब बहुत ज्यादा होता है ना, विकास के नाम पे बहुत ज्यादा विनाश करने लगे हैं। ये विनाश कहीं ना कहीं प्राकृतिक दोहन के अंदर शामिल होती है, और प्रकृति का दोहन इंसान के जीवन का सबसे बुरा वक्त माना जाता है। ठीक है, पर्यावरण संबंधित समस्या होती है, जंगलों का नष्ट होना शुरू हो चुका है, भूमिगत जल का उपयोग होने लगा है, जिस कारण से प्राकृतिक आपदा आती है या धीरे धीरे प्राकृतिक स्रोत खत्म हो रहा है। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल के एक नए सेशन नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।